हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम और मैं साइंस छान में साइट। देखिए आज मैं आपके लिए जो प्रश्नावली जो 4.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सेकंड जो ऑप्शन है ये दिया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, इसके लिए एक द्विघात समीकरण बनाना सिखाऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। तो क्या सीखना है आज आपको, ऐसे क्वेश्चन से द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, तो वही मैं आज आपके लिए सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण बनाना, कि ऐसे क्वेश्चन से हम द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की बात हो रही है, दो क्रमागत हैं। अगर हमें पूर्णांकों की बात करें तो भैया पूर्णांक माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होते हैं। तो देखिए 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। इधर की तरफ माइनस की संख्या होती है -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस अनंत तक, ठीक है ना। तो माइनस अनंत से प्लस की अनंत तक की संख्याओं को हमें पूर्णांक संख्या कहते हैं। इनमें बिना बटे वाली संख्याएं हैं, ठीक है, सभी बटे वाली संख्या एक भी नहीं है। तो देखिए ये क्रमागत की बात आ रही है यहाँ पर। अगर हम -3 और 2 की बात करें तो ये भी यानी क्रमागत है। -3 के बाद -2, -2 और -1 की बात करें तो ये भी क्रमागत है। -1 और 0 की बात करें तो ये भी क्रमागत है। -1 के बाद क्या आएगा 0, 0 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद 2। तो ये हमारे क्रमागत पूर्णांक है, ठीक है ना। तो इनके बारे में समझना जरूरी है पहले। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर मानकर चलिए कि पहला धनात्मक पूर्णांक आपका 1 है, क्या है 1। तो इससे अगला धनात्मक पूर्णांक कैसे आएगा भैया, एक में कितना जोड़ दिया जाए कि अगला पूर्णांक आ जाए। तो एक में एक जोड़ने पर ही तो अगला पूर्णांक आएगा। अगर हम एक में एक जोड़ दें तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। अगर हमें 2 और 3 की बात करें तो देखिए यहाँ पर हम अगर 2 को पहला धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर धनात्मक पूर्णांकों की बात हो रही है, इसलिए माइनस की संख्या तो अपन को हटा देनी है, ठीक है ना। क्या हटा देनी है, माइनस की संख्याएं हटा देनी है। यहाँ पर केवल प्लस वाली संख्याओं की ही बात होगी, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए आपका पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है 2, तो 2 में कितना जोड़ दिया जाए कि अगला धनात्मक पूर्णांक आ जाए। क्रमागत तो तभी होंगे जब 2 के बाद 3 आएगा, ठीक है ना। तो 2 में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है भैया 3 आ जाता है। अगर हम बात करें 13 और 14 की बात करें तो मान लीजिए कि 13 आपका पहला धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। 13 क्या है, पहला धनात्मक पूर्णांक है। तो अगला धनात्मक पूर्णांक कैसे निकलेगा, 13 में कितना जोड़ दिया जाए कि अगला पूर्णांक आ जाए। 13 में अगर हम एक को जोड़ देते हैं तो 14 निकल करके आ जाएगा। आया कुछ समझ में, नहीं आया अभी। तो देखिए यहाँ पर पहला जो धनात्मक पूर्णांक उसको मानना है x, ठीक है ना। यहाँ पर हमको अगला धनात्मक पूर्णांक यानी दूसरा धनात्मक पूर्णांक निकालना है। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कैसे आएगा, एक जोड़ने पर अगला धनात्मक पूर्णांक निकल करके आ जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको यहाँ पर 1 और 2 को लेकर बताया कि मान लीजिए एक आपका पहला धनात्मक पूर्णांक है तो दूसरा कैसे आएगा, ऐसे एक में हम एक जोड़ देंगे तो 2 निकल के आ जाएगा। अगर हम 2 और 3 की बात करें तो पहला धनात्मक पूर्णांक 2 है तो अगला धनात्मक पूर्णांक कैसे आएगा, दूसरा 2 में एक जोड़ने पर आएगा। ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल 13 और 14 को लेकर बताया आपको। अगर मान लीजिए आपका पहला धनात्मक पूर्णांक 13 है तो 13 में एक जोड़ने पर अगला दूसरा धनात्मक पूर्णांक आ जाता है, ठीक है ना। अगर हम मान लेते हैं कि पहला धनात्मक पूर्णांक यहाँ तो हमने 13 मान रखा है, अगर हम इसको x मान लें, क्या मान लें x, तो x में कितना जोड़ दिया जाए कि अगला धनात्मक पूर्णांक निकल के आ जाए, तो एक जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, एक, ठीक है ना। तो आ गया होगा अब आपकी समझ में कि जो पहला धनात्मक पूर्णांक है उसको मानेंगे x
और जो अगला जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा उस को निकालने के लिए x में एक जोड़ देंगे, यानी एक जोड़ने पर अगला धनात्मक पूर्णांक निकल के आ जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको यही मानना है। तो देखिए यहां पर मान लेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है ना, ये ऐसे मान लिया हमने। अब हमको दूसरा निकालना है। क्या निकालना है? दूसरा। तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कैसे निकलेगा भैया? उसमें यानी पहले वाले में एक जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के अगला आएगा। 13 में एक जोड़ा 14 आ गया। अगर हम 20 और 21 की बात करें तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है? 20। तो दूसरा 21, तो 20 में कितना जोड़ने पर 21 आया? एक जोड़ने पर ही तो आया। तो एक जोड़ देते हैं तो अगला धनात्मक पूर्णांक निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा भैया? x प्लस 1 होगा। पहले धनात्मक पूर्णांक में एक जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के दूसरा धनात्मक पूर्णांक निकल के आएगा। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूं अब आपकी समझ में बिल्कुल आ चुका होगा। ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गए, इनका गुणनफल कितना है भैया? 306 है। तो यही काम हमको करना है कि इन दोनों का गुणा कर देना है और बराबर में 306 कर देना है। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर अतः x और x प्लस 1 का क्या करना है भैया? गुणा। तो x प्लस 1 को हमने कोष्टक में लिख लिया, इस x को कोष्टक के बाहर लिख लिया। तो इसका मतलब ये गुणा ही है। ठीक है ना। कोष्टक के बाहर कोई संख्या लिखी होती है और कोष्टक के अंदर कोई संख्या लिखी होती है तो उनका गुणनफल ही दर्शाता है कोष्टक। ठीक है ना। अब बराबर में क्या करना है आपको? 306 कर देना है। तो बराबर में हमने 306 कर लिया है। अब क्या करना है भैया? हमको x का गुणा कर देना है अंदर। तो x का गुणा हम x से करेंगे तो क्या आएगा भैया? x स्क्वायर आएगा। यानी आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, इस x की घात 1 और इस x की घात 1। तो घातों को जोड़ देंगे तो एक घात और एक घात कितनी घात होगी भैया? x की 2 घात हो जाएंगी। तो हमने लिख चुके हैं x की घात 2। आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। x का गुणा 1 से करेंगे तो x ही आएगा, 1 के गुणा से कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो बराबर में हमारा 306 ज्यों का त्यों ही रहेगा। ठीक है ना। अब एक स्टेप और लिखनी है। क्या लिखनी है हमको? ये जो अचर पद है इसको इधर लेके आना है, पक्षांतरण कर देना है यहाँ पर हमको। तो पक्षांतर करेंगे तो देखिए ये तो आपको ज्यों का त्यों लिखना ही पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब 306 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो हम माइनस का 306 लिख देंगे और बराबर में क्या लिख देंगे? 0। तो यही हमारा एक द्विघात समीकरण है। हमसे ऐसे क्वेश्चन में द्विघात समीकरण ही बनवा रहा है। ठीक है ना। तो इस समस्या से हमने एक द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पॉइंट आपके सामने है। क्या है तीसरा पॉइंट? देखिए पढ़ लेते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ किससे 26 वर्ष बड़ी है भैया? रोहन से बड़ी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो शर्त दी गई है 26 वर्ष बड़ी है, किसके लिए दी गई है? उसकी माँ के लिए दी गई है कि रोहन की जो माँ है वो 26 वर्ष बड़ी है किससे? रोहन से। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। आगे देखिए, उनकी आयु का गुणनफल अब से, अब का मतलब प्रेजेंट टाइम, वर्तमान। ठीक है ना। वर्तमान से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। ठीक है ना। जैसे अब 2024 चल रही है तो 3 वर्ष पश्चात यानी 25, 26, 27 की बात हो रही है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो 3 वर्ष बाद की बात हो रही है कि उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है ना। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसके लिए हमको एक द्विघात समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? द्विघात समीकरण बनाना है।
तो देखिए द्विघात समीकरण हम कैसे बनाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन में केवल द्विघात समीकरण ही बनाना है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम हिंदी वाले क्वेश्चनों से एक द्विघात समीकरण बनाना सीख लेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप ध्यान से समझना, क्योंकि आगे की जो प्रश्नावली आ रही है उसमें भी आपको हिंदी वाले क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पर आपको ऐसे हिंदी वाले क्वेश्चनों से एक द्विघात समीकरण बनाना होगा, फिर उन द्विघात समीकरणों को सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। इसलिए आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि हिंदी वाले क्वेश्चनों से द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। चलिए यहाँ पर रोहन किस किस की बात हो रही है भैया, आयु वाला सवाल है। यहाँ पर रोहन की बात हो रही है और रोहन की माँ की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो ये शर्त दी गई है किसके लिए दी गई है भैया, रोहन की माँ के लिए दी गई है कि जो रोहन की माँ है वो 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन के बारे में कुछ कहा गया क्या, नहीं। तो जिसके बारे में शर्त दी जाती है उसको हम एक्स कभी नहीं मानते, और जिसके बारे में शर्त नहीं दी जाती है उसको हम एक्स मानते हैं। तो यहाँ पर रोहन के बारे में शर्त नहीं दी गई है, इसलिए हम यहाँ पर रोहन की वर्तमान आयु मानेंगे एक्स, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि आयु वाले क्वेश्चनों में हम हमेशा वर्तमान आयु ही मानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष। जो ये आयु है ये वर्षों में है, किसमें है भैया, वर्षों में है। अब उसकी माँ की आयु लिखनी है, रोहन की मान ली हमने, तो अब उसकी माँ की आयु लिखनी है तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु बराबर, देखिए रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है भैया, 26 वर्ष बड़ी है। जैसे रोहन की मान लीजिए 10 वर्ष है वर्तमान में आयु, तो उसकी माँ की आयु कितनी होगी, तो 36 होगी या नहीं होगी। कैसे निकाला भैया, जो रोहन की जो वर्तमान आयु थी 10 वर्ष, उसको 26 में जोड़ दिया, ठीक है ना। तो 26 और 10 36, तभी तो निकला 36। यानी जैसे हमने अभी जो काम किया है कि 10 में 26 जोड़ा, वैसे ही काम हमको यहाँ करना है कि रोहन की वर्तमान आयु x है तो उसकी माँ की वर्तमान आयु निकालनी है। तो हमको रोहन की वर्तमान आयु में 26 जोड़ देना है, यानी x में 26 जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर हम जोड़ देंगे x प्लस 26 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x प्लस 26 वर्ष, ठीक है ना। तो हमने उन दोनों की वर्तमान आयु मान ली। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, तो आयु का गुणनफल करना है। अब इन आयु का वर्तमान आयु गुणनफल करना है या क्वेश्चन और कुछ भी कहना चाह रहा है। तो देखिए आगे देखिए, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो 3 वर्ष पश्चात की बात हो रही है, तो हमको उन दोनों की, रोहन की और उसकी माँ की 3 वर्ष पश्चात वाली आयु यहाँ पर हमको निकालनी पड़ेगी। अब वो गुणनफल की कह रहा है, तब उनका हमको गुणनफल करना पड़ेगा और बराबर में हमको 360 करना है बाद में, ठीक है ना। तो पहले हमको इन दोनों की, रोहन की और उसकी माँ की 3 वर्ष पश्चात वाली आयु निकाल लेनी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अतः यहाँ पर निकालने जा रहे हैं 3 वर्ष पश्चात उन दोनों की आयु। देखिए 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, अब वर्तमान नहीं लगाना है आपको, ठीक है ना। 3 वर्ष पश्चात की आयु निकालने जा रहे हैं, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु ही लिखना है, कहीं यहाँ पर वर्तमान लगा दें, ठीक है ना, वर्तमान नहीं लगाना है। तो 3 वर्ष पश्चात तो रोहन की आयु बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी भैया, 3 वर्ष ही बढ़ेगी। जितने वर्ष बाद की बात हो रही है, पश्चात मतलब बाद ही होता है, जितने पश्चात यानी जितने वर्ष बाद की बात हो रही है उतनी ही आयु बढ़ जाती है। तो रोहन की जो वर्तमान आयु है x में हमको 3 जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है भैया, 3 जोड़ देना है। तो हम लिख देंगे x प्लस 3। तो रोहन की आयु हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3। वर्तमान कितनी भी हो, 10 वर्ष है रोहन की,
तो 3 वर्ष 50 10 हो जाएगी, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगी, ठीक है ना। 3 वर्ष 50। अब 3 वर्ष 50 उसकी माँ की आयु भी लिखनी है अपन को, तथा 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु, तो उसकी जो माँ की आयु है वो भी 3 वर्ष बढ़ जाएगी। तो x वर्तमान कितनी है उसकी माँ की आयु, x प्लस 26 है, तो इसमें अपन 3 जोड़ देंगे x प्लस 26 में। तो देखिए x प्लस 26 इसमें 3 जोड़ देंगे, तो 3 जोड़ लो, तो x तो जो कहते हैं आपका 26 और 3 जुड़ जाएगा, कितना आएगा 29। तो भैया 3 वर्ष 50 उसकी माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष 50 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष 50 उनकी जो आयु है, ये जो आयु है दोनों की 3 वर्ष 50 वाली, इनका गुणनफल 360 हो जाएगा। तो हमको भी यही काम करना है कि इन दोनों का गुणनफल कर देना है और बराबर में 360 कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हमें, अब प्रश्नानुसार यानी जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार काम करने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है ना। तो इनकी आयु का गुणनफल करते हैं, यानी x प्लस 3 का गुणा किससे करना है, x प्लस 29 से करना है। दोनों कोष्टक में लिखेंगे और दोनों सटा के लिख देंगे। सटा के लिखने का मतलब ये गुणा में ही है, और बराबर में क्या कर देंगे हमें 360 कर देंगे। क्या कर देंगे 360 है। अब क्या करना है भैया, अब हमको इनका गुणनफल करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखिए x का गुणा करना है पहले इन दोनों से, फिर उसके बाद 3 का गुणा करना है इन दोनों से। तो चलिए करते हैं, x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और x का गुणा प्लस 29 से करेंगे तो 29x आ जाएगा। आगे प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। x का गुणा 29 से करेंगे तो 29x कंप्लीट हुआ x का इन दोनों से। अब प्लस 3 का करना है इन दोनों से, तो देखिए ये भी प्लस का और ये प्लस, तो प्लस का ही आएगा। 3 का गुणा x से करेंगे 3x आएगा। अब देखिए 3 का गुणा प्लस 29 से करना है, तो देखिए ये भी प्लस का और ये प्लस का, तो प्लस का ही आएगा। 3 का गुणा 29 से कर लीजिए, 3 में 27, 3 दून 6 और 2 हासिल के कितने हुए भैया 87, ठीक है ना। 29 दिया 87 और बराबर में कितना है 360 है, वो ज्यों का त्यों रहेगा। अब आगे सॉल्व करना है, क्या करना है भैया कि x वाले हमको दो जगह संख्या नजर आ रही है, तो इनको यानी जोड़ना है घटाना है, और इधर जो 360 जो अचर पद है इसको इधर लेके आना है, साथ में हमको पक्षांतरण भी कर देना है, ठीक है ना। चलिए एक्स स्क्वायर वाला यानी स्क्वायर वाला पद यही है अकेला, तो इसी को लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। अब ये 29x और 3x दोनों प्लस प्लस के तो जुड़ेंगे, जोड़ेंगे 29 और 3 कितने हो जाएंगे भैया 32x हो जाएंगे। ये प्लस का 87 आपका ज्यों का त्यों रहेगा। ये 360 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो हम लिख देंगे माइनस 360 और बराबर में 0। अब अगले स्टेप में क्या करना है भैया, इन अचर पदों को जोड़ना घटाना है बस, ठीक है ना। तो देखिए अगले स्टेप को मैं इधर लिख रहा हूं, यहां देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x जो का त्यों आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और ये 87 प्लस का है, 360 माइनस का है। ये संख्या हमारी प्लस माइनस की, ये घटेंगी, माइनस की ज्यादा है तो माइनस की संख्या बचेगी, इसलिए हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब एक घटा लेते हैं 360 में 87, तो 0 में 7 घटेगा नहीं, तो 6 पे 7 से लेंगे, तो 10 में 7 घटेगा तो कितना बचेगा भैया 3 बचेगा। और यहाँ ये कम हो जाएगा, 5 बचेंगे, 5 में से 8 नहीं घटेंगे तो 3 पे 7 से लेने पड़ेगा। 15 में से 8 घटाएंगे कितने बचेंगे 7 बचेंगे, कितने बचेंगे 7, और यहाँ ये कम हो जाएगा तो यहाँ पर 3 की जगह 2 बचेगा, और बराबर में क्या है 0। यानी कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि 360 में से 87 घटाएंगे तो 273 बचेगा, ठीक है ना। तो यही आपका एक द्विघात समीकरण है इस क्वेश्चन का। तो ये इसी प्रकार से हमको एक द्विघात समीकरण बना लेना है, बस यही अपन का करेक्ट आंसर है। और फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पॉइंट आपके सामने है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट भी क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, जितनी भी चाल रही होगी उस रेलगाड़ी की, तो उस चाल से
480 किलोमीटर की दूरी तय करती है समान चाल से, ठीक है ना। 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी या फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी, ठीक है ना। तो जो भी चाल रही होगी उस चाल से उसने 480 किलोमीटर की दूरी तय की है समान चाल से। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर से कम होती, अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर से कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में, यानी 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो 3 घंटे का समय अधिक लगता है, सही बात है। अगर चाल कम कर दी जाए तो समय तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, इसके लिए एक द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है ना। तो वीडियो को, ये लास्ट क्वेश्चन है भैया, सही ढंग से देखना। और रेलगाड़ी वाले जो सवाल होते हैं उन सवालों में हमेशा हमको समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। अगर हमें समय निकालेंगे तो अपन का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए यहां पर देखिए हल देखिए फटाफट। क्या ज्ञात करनी है भैया? हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, इसके लिए हमको एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो यहाँ पर हमको रेलगाड़ी की चाल माननी पड़ेगी x किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है ना। अब देखिए हमको दो स्थितियों में समय निकालना है। कितनी स्थितियों में निकालना है? दो स्थितियों में समय निकालना है। यदि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर्स है तो 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब वो चाल कम करने के लिए कह रहा है तो हमें चाल को कम कर देंगे। पहले उसकी चाल x थी तो x में से 8 किलोमीटर कम कर देंगे, यानी x माइनस 8 कर देंगे। तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो इस प्रकार से हमको दो स्थितियों में समय निकालना है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से निकालना है, ध्यान बोर्ड की तरफ ही होना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान यहीं पर ही होना चाहिए और सही ढंग से देखना कि यदि हमको हिंदी लिखनी है यहाँ पर, यदि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर्स है तो 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय, ऐसे हमको हिंदी लिखनी है। यदि रेलगाड़ी की, यदि रेलगाड़ी की चाल, वो कह रहा है कि समान चाल से तय की, तो समान चाल है यहाँ पर x किलोमीटर प्रति आवर्स मानी गई है। यदि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर्स है तो 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन को समय निकाल लेना है। यदि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर्स है तो 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय। और समय का सूत्र याद होना चाहिए। मेन सूत्र आपको ये याद होना चाहिए कि चाल बराबर भैया दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। अब यहाँ पर हम समय बराबर सूत्र लगाने वाले हैं, तो समय को यहाँ पर भेज दो, चाल को यहाँ भेज दो। तो समय बराबर क्या हो जाएगा भैया? समय तो आ जाएगा चाल की जगह पर और समय की जगह पर चला जाएगी चाल, ठीक है ना। तो समय बराबर होगी आपका सूत्र दूरी बटे चाल। तो ये आप डायरेक्ट ही आप याद कर सकते हैं। अगर ये याद नहीं है तो ये याद होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इससे हम सूत्र बना लेते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय से। अगर आपको समय बराबर दूरी बटे चाल ये सूत्र आपको याद है तो अच्छी बात है भैया। तो ये सूत्र अपन को लगा देना है। तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। क्या होगा भैया? दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर मानों को जमा दो। दूरी कितनी है भैया? दूरी 480 किलोमीटर है, तो हम लिख देंगे 480 किलोमीटर, ठीक है ना। बटे में चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति आवर्स है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम x, ठीक है। समय निकल के आया 480 बटे x।
अब हमको दूसरी शर्त से निकालना है। आगे कह रहा है ना, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति ओवर से कम होती, तो पहले कितनी थी x, तो x में से 8 किलोमीटर प्रति ओवर से कम कर देंगे। तो देखिए दूसरी कंडीशन में, तथा यदि रेलगाड़ी की चाल कितनी है भैया, पहले x थी तो इसमें से 8 घटाना पड़ेगा, तो x-8 किलोमीटर प्रति हॉवर्स, ठीक है ना, है तो 480 किलोमीटर दूरी तो वही रहेगी। कह रहा है ना कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे समय अधिक लेती है, तो दूरी तो वही है 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय बराबर, सूत्र वही रहेगा अपन का, समय बराबर दूरी बटे चाल। यहां पर आप मानों को जमाएंगे, दूरी कितनी है भैया 480 किलोमीटर है, चाल कितनी है x-8 किलोमीटर है, x-8 किलोमीटर प्रति हॉवर्स। तो समय हमने निकाल लिया 480 बटे x-8, ठीक है ना, ये हॉवर्स में है। अब देखिए वो कह रहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर्स कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे समय अधिक लेती। तो यहाँ पर दो समय आ गए, एक तो आया 480 बटे एक्स से, ये आया 480 बटे एक्स ओवर से, और एक आया 480 बटे x-8 ओवर्स। अब इन दोनों में से कौन सा समय ज्यादा है ये देखना है आपको, कि समय ये ज्यादा है या ये ज्यादा है। अब समय तो ज्यादा पड़ गई, यही रहेगा नीचे वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चाल कम की गई है, जब चाल कम की जाती है तो समय ज्यादा लगता है, तो समय ये ज्यादा है और ये कम है, तो ये समय हमारा कितना ज्यादा है, 3 घंटे ज्यादा है। तो हमको एक काम कर देना है कि ज्यादा समय में से इस कम समय को घटा देना है, और बराबर में हमको 3 कर देना है, ठीक है ना। ये 3 घंटे ज्यादा है, तो इसमें इस समय में से इस समय को घटाएंगे तो 3 ही निकल के आएगा। तो यही काम हमको करना है, इस समय में से इस समय को घटा देना है। अब क्या करना है हमको, देखिए अब क्या करना है हमको, इस नीचे वाले समय में से ऊपर वाला समय घटाना है। तो देखिए 480 बटे x-8 है, इसमें से क्या घटाना है, 480 बटे x घटाना है। तो इस समय में से इस समय को घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया, 3 घंटे ही बचेगा। अब देखिए इतना हमने समीकरण बना लिया है, यहां तक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी कैलकुलेशन हमको आगे करनी है, और इससे हमको एक द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे देखिए, जो नीचे जो समीकरण लिख रहा था वो मैंने ऊपर लिख लिया है। तो इससे अगली कैलकुलेशन देखिए कैसे करनी है आपको। ये बटे वाले हैं, तो बटे वाले तो लैसे लेकर के ही हल होते हैं, तो यहाँ पर हमको लैसे लेकर के हल करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लैसे लेंगे, यहाँ पर x-8 है और यहाँ पर x है, तो इन दोनों को ही लैसे लेना पड़ेगा, x भी लैस आएगा और x-8 है। x-8 को कोष्टक में लिख देंगे, तो देखिए लैसे हम इस प्रकार लिखेंगे, x लिख लिया और ये आ जाएगा x-8, लैसा हमेशा इंटू में आता है, ठीक है ना, गुणनफल में। तो देखिए यहाँ पर x-8 लिख लिया और x भी लिख लिया। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, देखिए x-8 का भाग इसमें देना है, तो x-8 का भाग जब इसमें देंगे तो x-8 से x-8 कट जाएगा, आपका x बचेगा, और x का गुणा हमको 480 से करना है, तो 480x आएगा। कितना आएगा, 480x। आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए इधर इस x का भाग देना है इसमें, तो x का भाग जब इसमें देंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 100 x-8 बचेगा। इस x-8 का गुणा 480 से होगा। तो देखिए यहाँ पर 480 का गुणा हमको x-8 से कर देना है, तो x-8 है तो कोष्टक में लिख देना गुणा के स्टेप में, ठीक है ना, अगले स्टेप में गुणा कर लेंगे, और बराबर में आपका 3 ज्यों का त्यों ही चलता रहेगा। अब देखिए गुणा करना है, 480 का गुणा अंदर कर देना है और नीचे x का गुणा कर देना है अंदर, ठीक है ना। तो देखिए ये 480x आपका ज्यों का त्यों रहेगा 480x। अब देखिए 480x
इस माइनस का जो 480 है इसका गुणा x से करेंगे तो माइनस का 480 x आएगा। अब ये माइनस 480 का गुणा माइनस 8 से करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस गुणा माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा। अब 8 का गुणा कर लीजिए इसे 480 से, तो देखिए 8 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 8 का गुणा 8 से करेंगे 8 8 64 है, 8 गुणा 4 करेंगे 8 चौका 32 और 6 हासिल के तो कितना आएगा 38, 3840 आएगा। और बटे में देखिए अब गुणा, x का गुणा हम x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। x का गुणा 8 से करेंगे तो 8x आएगा, ठीक है। और बराबर में आपका 3 ज्यों का त्यों ही लिख देंगे। अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। देखिए ये 480x प्लस के हैं और ये 480x माइनस के हैं, तो ये प्लस माइनस के हैं तो कट ही जाएंगे। तो ऊपर क्या बचा भैया, ऊपर केवल 3840 बचा। और बटे में क्या बचा, बटे में ज्यों का त्यों रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और बराबर में क्या है 3। अब आपको क्या करना है, 3 के नीचे एक मानकर वज्र गुणा कर देना है। क्या कर देना है, वज्र गुणा। 3 का गुणा तो इससे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x से, और 1 का गुणा 3840 से होगा। तो देखिए 3 का गुणा कर लेते हैं पहले इनसे। 3 का गुणा हम एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। 3 का गुणा हम 8x से करेंगे तो 3/24x, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। 3 गुणा हो गया दोनों से, अब बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। और 1 का गुणा हम 3840 से करेंगे तो 3840 ही आएगा। कितना आएगा 3840, ठीक है। अब क्या करना है, इससे आगे ये जो अचर पद है इसको इधर लेके आना है, पक्षांतरण कर देना है। क्या कर देना है भैया, पक्षांतरण कर देना है। तो देखिए अगली स्टेप ये आपका ज्यों का त्यों 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये 3840 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो हम लिख देंगे 3840। और बराबर में क्या बचेगा, बराबर में अपन का 0 बचेगा। तो देखिए हमने एक द्विघात समीकरण तो प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पर एक बार इसको चेक कर लीजिए कि यहाँ पर देखिए 3 का भाग तो यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और यहाँ पर भी चेक कर लीजिए कि 3 का भाग यहाँ पर भी जा रहा है क्या। तो 3 की कैसे जांच करते हैं भैया, अंकों को जोड़ते हैं पहले। तो देखिए अंकों को जोड़ते हैं तो देखिए 0 और 4 जोड़े 4, 4 और 8 कितना आएगा 12, 12 और 3 15, 15 में 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, जा रहा है, तो 3 का भाग इसमें भी जाएगा। तो ये ऐसा करना है आपको कि यहाँ पर 3 का भाग दे करके इसको और छोटा कर लेना है, ठीक है ना। तो देखिए 3 का भाग यहाँ देंगे तो 3 हट जाएगा, क्या बचेगा केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। 3 का भाग 24 में देंगे तो 8 बार जाएगा तो 8x, आगे माइनस चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 3 का भाग यहाँ देना है, देखिए 3 का भाग जाएगा भैया 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3/24 यानी 1280 बार जाएगा, और बराबर में 0 आपका ज्यों का त्यों, ठीक है ना। अगर ऐसी संख्या का आपको पता चल जाए कि उसका भाग सभी पदों में जा रहा है तो हमको भाग देना है, 100% भाग देना है, ताकि वो आपका एक द्विघात समीकरण एक छोटा प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। और उस छोटे द्विघात समीकरण को फिर सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इस प्रकार से आपका ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुका है। तो आपका करेक्ट आंसर यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, ठीक है। तो कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 4 ऑप्शन थे, हिंदी वाले क्वेश्चन चारों में अपन को एक द्विघात समीकरण प्राप्त करना था। तो पहला तो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, 3 पॉइंटों को आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। और इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 4.1 समाप्त होती है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में उस वीडियो के अंदर हमको प्रश्नावली 4.2 पढ़नी है, ठीक है ना। उसके अंदर भी कुछ हिंदी वाले क्वेश्चन है। तो यदि किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंच जाए, ठीक है ना। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।